जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सबसे अच्छा दोस्त किसे मानेंगे या किसे कहेंगे? सबसे अच्छे दोस्त की अगर परिभाषा मोटे तौर पर देखी जाए तो वो जो आपके हर सुख दुख में काम आए। वो भले ही आपके दुश्मन के साथ खड़ा हो, भले ही आपके दुश्मन के साथ उसके रिलेशंस हो, भले ही दुश्मन के साथ कहीं ना कहीं वो डील भी कर रहा हो, लेकिन उसकी सिंपैथी और मजबूरी के समय पर वो मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हो, भले ही उसका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, भले ही उसे आपके दुश्मन जिससे वो डील कर रहा है उस डील को लात मारनी पड़ जाए। लड़ाई में झगड़े में, स्कूल में भी याद कीजिए, जो लड़का आपके साथ चाहे लड़ाई है झगड़ा है कैसा भी है, उस सब में आपके साथ खड़ा है, आप उसे सबसे अच्छा अपना दोस्त मानते थे। इंडिया और इसराइल का भी कुछ ऐसा ही रिलेशन है। इंडिया और इसराइल के रिलेशन को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो आज के दिन चल रही है उसको देखा जाए तो आज के दिन खासकर इंडिया को इसराइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसराइल ऐसे मामले में कहीं पीछे भी नहीं हट रहा और लगातार इंडिया के साथ बना हुआ है। शुरू में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक अजीब सिचुएशन कही है कुछ भी, कि इसराइल और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो बहुत ही ज्यादा कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। एक तो इन इसराइल इंडिया के रिलेशंस को थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम इन्हीं रिलेशंस के ऊपर डिस्कस ये भी करेंगे कि असलियत में इंडिया और इसराइल के ये जो रिलेशंस हैं ये कब डेवलप होने शुरू हुए, और आज ऐसा कौन सा पैक्ट हुआ है या आज ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जो अगर हो गया तो दुनिया के अंदर इंडिया का डंका बजेगा और चाइना और पाकिस्तान के अंदर तहलका मचेगा। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, गिग्गी बन जाएगी उनकी। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट दोस्तों यही है कि आप अगर हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और सबसे बड़ी बात कमेंट करके हमारे बारे में थोड़ी सी पॉजिटिव अप्रोच भी डेवलप करें। तो दोस्तों टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है इंडिया और इजराइल रिलेशंस। इजराइल एक ऐसा देश, अच्छा एक अगर आप मोटे तौर पर दोस्तों देखेंगे ना इजराइल के बारे में, बना कब है? 1948 के अंदर। 48 में जिस दिन इसने अपने आप को डिक्लेयर किया, अगले दिन अरब कंट्रीज ने इसके ऊपर हमला कर दिया और अरब इजराइल वॉर शुरू हो गया। एक ऐसा छोटा सा देश जो इंडिया की 1% पॉपुलेशन भी नहीं रखता, आधा परसेंट के आसपास वो पॉपुलेशन रखता है, और वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। छोटा सा एक देश, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर माना जाने वाला एक देश। धर्म के नाम पर भले ही बना, लेकिन इन्होंने कभी भी धर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। धर्म के लिए लड़े, लेकिन धर्म को कभी भी सर पे नहीं चढ़ने दिया या धर्म को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। यहां इस तरीके का ये देश, टेक्नोलॉजी अल्टीमेट लेवल पर, और दुनिया में इसके सबसे ज्यादा दुश्मन कौन? अरब और इस्लामिक कंट्रीज, और साथ में इसको जिस नाम पर पैलेस्टीनियन इशू के नाम पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, या इससे दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो इससे दुश्मनी रखता है, और इंडिया दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क जिसे इजराइल की जरूरत तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उससे रिलेशन भी बनाते हैं, लेकिन उस इजराइल के साथ इंडिया के संबंध हैं, लेकिन कभी भी खुलकर मानने से इंडिया हमेशा बचता रहा है। अब की गवर्नमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछली जितनी भी सरकारें हैं उन सब ने इजराइल के साथ दोस्ती कभी नहीं रखी। सोचकर देखिए, 1948 में एक कंट्री बनता है और 1992 में इंडिया उसको रिकॉग्निशन देता है, वो भी मजबूरी में, खुश होकर नहीं। और यही इजराइल है जिसने 1971 वॉर में इंडिया की मदद की, जिसने 1970s के अंदर इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें हेल्प कर, मतलब इंडिया के अंदर जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी उसके अंदर मदद करी। और मोसाद के बारे में कहा जाता है कि इसी ने रॉ को खड़ा करने और उसको शुरुआती ट्रेनिंग देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, लेकिन 1970s में रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन और किसने रॉ को एस्टेब्लिश करने में किसने मदद करी? इंदिरा गांधी ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, या इंदिरा गांधी जो थी वो इसको खड़ा करने में मेन रोल में थी। मतलब इंदिरा गांधी का एक ड्रीम था। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें, यही इंदिरा गांधी जो मोसाद की मदद ले रही हैं, मोसाद से हाथ मिला रही हैं, इजराइल से मदद ले रही हैं, हथियारों की बातें कर रही हैं, उसको रिकग्निशन नहीं दे रही। और यासिर अराफात जो हैं उसको इंडिया बुलाया जाता है और इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही नकारने के बाद यासिर अराफात को इंडिया बुलाया जाता है। यासिर अराफात इंडिया आके इंदिरा को अपनी बहन बताते हैं और इंडिया के मुस्लिम्स से कहते हैं कि भैया आप जो हैं इंदिरा गांधी की मदद करो, क्योंकि ये फिलिस्तीन मुद्दे पे हमारी मदद कर रही हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि इंडिया के अंदर की लगभग 14% की मुस्लिम पॉपुलेशन, जिसकी सिंपैथी जो है वो पैलेस्तीन के साथ है और इजराइल को वो इन्वेडर समझते हैं। और इसका ज्यादा दूर जाके देखने का एग्जाम्पल ज्यादा दूर जाकर देखने का नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इजराइल गए, इजराइल विजिट किया, जब इजराइल विजिट किया तो हमारे यहाँ का एक जो बड़बोला गधा, नया नया जो जन्ना उठ रहा है, ओवैसी, वो खड़ा होके कहता है कि मोदी जी अगर फिलिस्तीन का चक्कर भी लगा आते तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचती। ये इंसान जानता है। और ये इंसान क्या, एक हमारा जो इमोशनल पार्ट है रिलीजन का दुनिया के अंदर, इस्लामिक रिलीजन का, इस्लाम का जो इमोशनल पार्ट है फिलिस्तीन, उस मुद्दे के ऊपर इजराइल के साथ दुश्मनी हर मुसलमान अपना एक धर्म जो मान रहा है। क्यों? हालांकि किस फिलिस्तीन का क्या मतलब है, नाम क्या है, इन्हें पता भी नहीं है, ओरिजिन क्या है वो नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम है और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इंडिया का जो मेजॉरिटी मुस्लिम है उसकी सिंपैथी फिलिस्तीन के साथ हमेशा बनी रही है। और यहाँ तक कि वहाँ का नेता यासिर अराफात इंडिया आके ये कहता है कि इंदिरा गांधी मेरी बहन है, इसे वोट दीजिए, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गेम को खेला जाता था। और इसी दबाव में इंडिया की किसी भी सरकार ने इजराइल को कभी भी सपोर्ट नहीं, रिकॉग्निशन नहीं दी। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब इंडिया अकेला पड़ गया और अमेरिका का पूरी दुनिया के ऊपर दबाव था और दुनिया जो है अमेरिकन हेजमनी, अमेरिका की गुंडई के अंदर जी रही थी, उसी अमेरिकन हेजमनी के चलते अमेरिका के दबाव में आकर इंडिया ने 1992 में इजराइल को रिकॉग्निशन दी थी। लेकिन इजराइल ने कभी इंडिया को पराया नहीं समझा, क्योंकि पता था पाकिस्तान, मतलब इजराइल को पता था कि इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। भले ही आज नहीं तो कल इंडिया उसका सबसे बड़ा दोस्त बन के उभरता हुआ नजर आएगा, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिटिक्स अलग कर रहा होता है। इंडिया जिस समय पर कारगिल वॉर लड़ रहा था 1998 के अंदर, उस समय पर जब लेजर गाइडेड मिसाइल्स की जरूरत पड़ी और हमारे सैनिक जो थे वो ऊपर चढ़कर हमला करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, इजराइल ने लेजर गाइडेड मिसाइल्स भेज दी थी कि मारो पकड़ के। हालांकि वो लेजर गाइडेड मिसाइल्स कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि अमेरिका ने उस एरिया के अंदर अपना जीपीएस जो था वो बंद कर दिया था और इंडियन आर्मी को जीपीएस बनाने के, मतलब जीपीएस यूज करने की परमिशन नहीं दी थी। उसी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने IRNSS नाम का जो वो सिस्टम है वो पूरे का पूरा निकाला और हमारा जो कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है वो डेवलप किया। लेकिन आप खुद सोचकर देखो दोस्तों, खुद आप सोचकर देखो कि इजराइल आपकी इतनी मदद कर रहा है, लेकिन वहां से एरियल शरॉन आ रहे हैं और सब चीजें। इंडिया के अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स, मतलब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उसका एक बेनिफिट सोचकर देखिए, यहां से इजराइल की लॉन्ग टर्म थिंकिंग कितनी थी कि उसने शुरू से इंडिया को एक पोटेंशियल मार्केट के रूप में देखा, इंडिया को एक पोटेंशियल डिफेंस मार्केट के रूप में देखा। क्योंकि अगर आप देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर जो है वो है सऊदी अरेबिया।
कभी सऊदी अरेबिया हो जाता है और दूसरा इंडिया हो जाता है। और इस आर्म्स इंपोर्टर जो एक इंसान दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है, क्योंकि पहले तो इंडिया पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी बना रहा था और हथियार खरीद रहा था, अब इंडिया को पाकिस्तान और चाइना इन दो को देखते हुए हथियार बनाने हैं और कहीं ना कहीं हथियार खरीदने हैं। ऐसे में इंडिया जो है एक डिफेंस कस्टमर है और इसी डिफेंस कस्टमर के तौर पर पाक जो इजराइल है वो इंडिया को देखता है और इस डिफेंस कस्टमर को बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इजराइल जो है वो जाना जाता है। अब दुनिया जिस तरीके से बदल रही है दोस्तों, जिस तरीके से अरब कंट्रीज इजराइल के दोस्त बन रही हैं, जिस तरीके से इजराइल कहीं ना कहीं रशिया से बातचीत शुरू कर चुका है, जिस तरीके से अलग अलग लेवल के कॉम्बिनेशंस नए नए बनकर उभर रहे हैं, आने वाले समय में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इजराइल की जरूरत इंडिया को ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि ये इंडिया की अपनी एक कमजोरी है। आप भले ही कितना मर्जी दावा ठोक लें कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर एंड ऑल, लेकिन जब आप किसी भी देश के 45% इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, इंडिया टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट का, इजराइल के टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट का 45% खरीदता है। दूसरा बड़ा कस्टमर अजरबैजान और तीसरा बड़ा कस्टमर वियतनाम। अब आप सोचकर देखिए, तीसरा बड़ा कस्टमर वियतनाम जो 8% है, ये 17% है और ये 45% इंडिया खरीद रहा है। अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इजराइल के लिए तो इंडिया एक बहुत बड़ा कस्टमर है और $1 बिलियन यानी लगभग लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास के 75,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक के जो वेपन्स हैं वो इंडिया इजराइल से खरीदता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा इंडिया उसका कस्टमर है। यहां हम उसे कस्टमर की एक परिभाषा दें कि इंडिया कस्टमर है, या फिर हम ये कहें कि ये उसकी फ्रेंडशिप है। मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कस्टमर वाली फीलिंग है कि प्रेफरेंशियल कस्टमर इंडिया बना हुआ है, सबसे बड़ा कस्टमर। हालांकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं इसकी चाइना के साथ जो दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाइना का ईरान के साथ, चाइना का सीरिया के साथ, चाइना का फिलिस्तीन के साथ, चाइना का इराक के साथ या सद्दाम हुसैन के साथ, और चाइना का इजराइल के बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इजराइल के अगेंस्ट खड़े होना, और चाइना का अपने उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार दबाने के चलते फिलिस्तीनियन इशू को ओपनली सपोर्ट करना और अपने आप को सुपर पावर क्लेम करने का जो चाइना का जज्बा है वो इजराइल को नाराज किए हुए है। और इंडिया एक चाइना के पोटेंशियल दुश्मन के तौर पर जिस तरीके से उभर रहा है, इंडिया जिस तरीके से उभर रहा है कि चाइना को अकेला यही एक देश काउंटर कर सकता है, इजराइल और इंडिया की दोस्ती बढ़ा रहा है। यानी दोस्ती है, साथ में इंडिया इजराइल का सबसे बड़ा एक डिफेंस कस्टमर भी है। हालांकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर इजराइल के अंदर चाइना है, सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर इजराइल का चाइना है। यहां तक कि इजराइल के अंदर जो इनसे पहले नफ्ताली बेनेट से पहले जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्होंने तो तेल अवीव के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था उसका एक बर्थ उठाकर चाइना को गिफ्ट कर दिया कि आप इसको डेवलप करें और सब चीजें। तो आप अंदाजा असलियत में यहां पर लगा सकते हैं। आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ इंडिया खड़ा है, दूसरी तरफ इजराइल खड़ा है, इन दोनों का डिफेंस पैक्ट हो रहा है और इसी डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई। इस टास्क फोर्स का काम क्या है? इस टास्क फोर्स का काम यह है कि अगले 10 साल में इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं डिफेंस के मामले में उन्हें कितना ज्यादा मजबूत किया जा सकता है।
इसे और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है और कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, इसके ऊपर होमवर्क करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है कि अगले 10 साल, और अगले 10 साल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि अगले 10 साल में यह पक्की गारंटी है कि आज नहीं तो कल, ये पक्की गारंटी है कि आज नहीं तो कल कम से कम 10 साल के अंदर अंदर, 10 साल वैसे मैं बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि 2025 क्रॉस कर पाएंगे। इंडिया को पाकिस्तान और चाइना से लड़ना पड़ेगा। इंडिया एक तरफ पाकिस्तान में है जिसे लड़ेगा और दूसरी तरफ चाइना से लड़ेगा। और जब इंडिया पाकिस्तान और चाइना से लड़ने की तैयारी कर रहा होगा, ऐसे में यहां पर इंडिया को जो हथियारों की जरूरत होगी, उसके लिए इजराइल जो है वो सबसे बड़ा एक डिफेंस पार्टनर के रूप में इंडिया को देख रहा है, एक कस्टमर के रूप में देख रहा है। तो यहां जो एक मीडिया में खबर है कि इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा दोस्त है, सारे के सारे रिलेशंस जो हैं वो बिजनेस रिलेशंस हैं, बिजनेस से अलावा कुछ भी नहीं है। आप बहुत बड़े कस्टमर हैं, इजराइल बहुत बड़ा सप्लायर बनना चाहता है। दुनिया के टोटल आर्म्स ट्रेड का 3% इजराइल एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये इसके एक्सपोर्ट ग्रोथ में 77% का एक्सपोर्ट का ग्रोथ हो रहा है। यहां से आर्म्स रेस जितनी ज्यादा बढ़ रही है, इजराइल उसको कैश करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। शर्म करें या फिर मामला खराब कुछ भी कहें, इंडिया यहां कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया भले ही अपने आप को सुपर पावर कह के दिल को तसल्ली दे रहा हो, लेकिन मेरा यहां खुले तौर पर मानना है कि सुपर पावर को तो भूल जाइए। इंडिया यहां पर अपने डिफेंस को ही मजबूत नहीं कर पा रहा अपने दम पर। इसे हर छोटी बड़ी चीज के लिए काफी ज्यादा लेवल पर, आपने मिसाइलें बना ली, आपने बम तोपे बना ली, चलो आप कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की अगर आप खास बात देखें तो भले ही आप कितना मर्जी कर लें, जो हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स हैं, चाहे सर्विलांस रडार्स हैं, चाहे आप गाइडेड मिसाइल्स हो गई, लेजर गाइडेड मिसाइल्स हो गई, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गई, उसके बाद क्या नाम है, बहुत सारी चीजों के ऊपर दुनिया के अलग अलग, यहां तक कि वेपन सिस्टम में एरोप्लेन्स, शिप्स, न्यूक्लियर पावर्स, सबमरीन्स वगैरह सब चीजें, आप दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हो, कम से कम टेक्नोलॉजी के नाम पर आप दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हो। एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एफर्ट्स इतने ज्यादा धीरे भी हैं, या यूं कहें कि अभी वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करना नहीं शुरू कर पाए जितनी हम शोर मचा रहे हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इंडिया और इजराइल का जो मास्टर प्लान मैंने वो थंबनेल दिया है, उसे थोड़ा सा सोचिए कि हम अभी काफी पीछे हैं और हमें जरूरत के हिसाब से बहुत सारा पैसा खर्च करके दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। और क्योंकि हमें हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है जिसे दूर करना पड़ेगा, वरना कब तक हम दूसरे देशों के ऊपर हथियारों के लिए डिपेंडेंट होते रहेंगे। तकनीक हमारी अपनी होनी चाहिए, पैसा भी बचेगा, एक्सपोर्टर भी बनेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।